नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम पूर्व में पढ़े गए कक्षा 7वीं के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। आइए हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस पाठ का है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हमसे पूछा गया है कि जब पक्षियों को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, पिंजरे में सोने की कटोरी में मैदा दी जा रही है, सोने के कनक तीलियों के पिंजरे में रखा जा रहा है, फिर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर दिया है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाल पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन ही करना चाहते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। पक्षी इसीलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि वहाँ उन्हें उड़ने की आज़ादी नहीं है। पक्षी बिना किसी सुख सुविधाओं के प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं, उड़ते रहना चाहते हैं, नदी झरनों का पानी पीना चाहते हैं, आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की ऊंची डाल पर कूदना, झूलना, फुदकना चाहते हैं और हर वो क्रिया जो वह प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ये सारे काम पक्षी स्वतंत्र रहकर करना चाहते हैं। इसीलिए पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न इस पाठ से है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर दिया है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी स्वतंत्र रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब नीचे बिंदुवार वे इच्छाएं बताई गई हैं जिन्हें पक्षी स्वतंत्र रहकर उन्मुक्त रहकर पूरा करना चाहते हैं। पहली इच्छा है, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। स्वतंत्र रहेंगे तो वे प्राकृतिक वातावरण में खुले आसमान में यहाँ से वहाँ उड़ सकते हैं। इसलिए पहली इच्छा उनकी ये है कि वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरी इच्छा उनकी ये है कि वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। जो भी उनकी गति है, बिना किसी बाधा के वे उस गति से उड़ना चाहते हैं। तीसरी इच्छा उनकी यह है कि नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। पक्षी प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति की गोद में रहकर प्रकृति के दिए हुए वरदानों का आनंद उठाना चाहते हैं। वे नदियों का, झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं स्वतंत्रता के साथ। अगली इच्छा पक्षियों की यह है कि नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। पक्षी ये कहते हैं कि हमें सारी सुख सुविधाएं, चाहे पिंजरे में रखकर आप सोने की कटोरी में मैदा रखकर दे दीजिए, हमें वह नहीं चाहिए। हम नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाकर खुश रहेंगे, लेकिन हमें स्वतंत्र रहने दीजिए। तो उनकी इच्छाओं के क्रम में ये भी एक इच्छा शामिल है कि वे स्वतंत्र रहकर नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाने को भी तैयार हैं। अगली इच्छा उनकी यह है कि पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर यानी सबसे ऊंची डाल पर झूलना चाहते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा यह है कि वे पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर, सबसे ऊंची डाल पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। यह भी उनकी एक और इच्छा है जो उन्होंने इस कविता में व्यक्त की है कि आसमान में ऊंचाई तक उड़कर, तारों तक उड़ान भर के वे आकाश में अनार के दानों से सजे तारों को चुगना चाहते हैं और वे क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। यानी वे अपनी गति से, अपनी स्वतंत्रता से जितना ऊंचा और जितना तेज उड़ना चाहें उतना उड़ना चाहते हैं। तो बिंदुवार ये वे इच्छाएं थी, वे कामनाएं थी जो पक्षियों ने इस कविता में व्यक्त की है कि वे स्वतंत्र रहकर करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न इस पाठ से है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
यह जो पंक्ति हमें दी गई है, हमें इसका भाव स्पष्ट करना है। कवि ने क्या भाव व्यक्त किए हैं यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से। तो जब हमने कविता पढ़ी थी तब भी हमने विस्तार से इसके भाव पर प्रकाश डाला था। आइए उत्तर के रूप में इसे कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। यदि मैं आज़ाद होता, यदि मैं स्वतंत्र होता तो वह असीम क्षितिज हमने बताया था जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, और जहाँ तक हम जब पहुँच जाते हैं तो क्षितिज और आगे सरक जाता है और आगे बढ़ जाता है, क्षितिज का कोई अंत नहीं होता। तो पक्षी कह रहे हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो हम उस असीम क्षितिज तक होड़ करते, प्रतियोगिता करते, जहां तक क्षितिज आगे बढ़ता जाता हम भी उड़ते चले जाते, हम कभी अपनी उड़ान को रुकने नहीं देते। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता। पहला अर्थ इसका यह है कि हम स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छा से उड़ते रहते, जितना दूर चाहे उतनी दूर उड़ते, जितना ऊंचा चाहे उतना ऊंचा उड़ते, और कोई सीमा नहीं होती कि हम केवल इस एक निश्चित सीमा तक ही उड़ सकते हैं। हमारी सीमा, अंतिम सीमा क्षितिज होता जहाँ तक हम निरंतर उड़ना चाहते। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, और फिर या तो लगाकर दूसरी बात क्या कही है कि मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। पक्षियों ने कहा है कि हम स्वतंत्र रहते तो हम अपनी उड़ान में कोई बाधा न आने देते, हम अबाध उड़ते, और इस उड़ान में या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो हमें क्षितिज मिल जाता, यानी हम अपनी स्वतंत्रता का भरपूर आनंद ले लेते, या फिर हमारा प्राणांत हो जाता या हमारी मृत्यु हो जाती। लेकिन पक्षी इन दोनों ही स्थितियों में खुश है। स्वतंत्र रहकर अगर वह क्षितिज तक पहुंच जाता है तो यह भी उसकी प्रसन्नता का कारण बनता, और अगर उस क्षितिज तक उड़ान भरते भरते उसकी मृत्यु भी हो जाती तब भी पक्षी को इस बात की संतुष्टि थी कि वह स्वतंत्र वातावरण में मरा, अपनी उड़ान भरते हुए, उड़ते हुए, स्वतंत्र रहते हुए उसकी मृत्यु हुई है। तो पक्षी यहाँ दोनों ही स्थितियों में संतुष्ट है कि अगर वह स्वतंत्र हो और वह उड़ान भरे तो उसके दो परिणाम निकलेंगे, या तो वह क्षितिज तक पहुँच जाएगा यानी अपनी स्वतंत्रता का भरपूर आनंद ले पाएगा, या उसकी सांसों की डोरी तन जाएगी, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और पक्षी दोनों ही स्थितियों में स्वतंत्र होने के कारण संतुष्ट है। आइए इस पाठ का अगला प्रश्न देखते हैं। कई लोग पक्षी पालते हैं। अब इसमें पहला खंड है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। यह जो कि कविता से आगे का प्रश्न है, अब आपको अपने अनुमान, विचार, कल्पनाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले ही खंड में पूछा है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। क्या पक्षियों को पालना चाहिए? क्या यह सही है अथवा नहीं, या फिर गलत है? अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। और दूसरा जो खंड है, दूसरा जो प्रश्न है इसी प्रश्न के अंतर्गत ख, वह ये कहता है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आप पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह आपके अनुभव पर आधारित प्रश्न है। आपकी जानकारी में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है या आपने स्वयं ने कभी कोई पक्षी पाला है तो उसकी देखरेख कैसे करते हैं, यह आपको लिखना है। तो हमने खंड ख के बारे में पहले ही लिख दिया है कि विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखेंगे, लेकिन हम खंड क का उत्तर आपको उपलब्ध करवाते हैं। क्या पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। स्वच्छंद विचरण यानी आज़ाद होकर घूमने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। तो हम 1% भी इस बात से सहमत नहीं है कि पक्षियों को पालना उचित है। देखिए, जब कविता हमने पढ़ी थी तब हमने दोनों ही दृष्टिकोण से कविता को समझा था, पक्षियों के दृष्टिकोण से भी और मनुष्य के दृष्टिकोण से भी।
जब मनुष्य परतंत्र रहकर सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसे आप सारी सुख सुविधाएं दे दीजिए, तो भला पक्षी कैसे सुखी रह सकता है। यदि कोई हमें गुलाम बनाकर रखे तो हमें कैसा लगेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप ये देखिए कि यदि हम किसी पक्षी को कैद करके रखें पिंजरे में तो उसे कैसा अनुभव होता होगा। तो जो हमारे यहाँ संस्कृत में एक वाक्य भी कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार अपने लिए अनुकूल नहीं है वह हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो पक्षियों में भी वही प्राण है जो हमारे शरीर में संचार करता है। तो जैसा हमें अनुभव होता होगा कैद में रहकर, वैसा ही पक्षियों को भी अनुभव होता है। इसलिए यदि हम नहीं रहना चाहते कैद में तो हमें पक्षियों को भी नहीं रखना चाहिए। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें पक्षियों को भी स्वतंत्र जीवन जीने देने का अवसर हमें पक्षियों को भी स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। और इस प्रश्न के खंड ख का उत्तर आप विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे, अपनी कल्पना के आधार पर लिखेंगे कि क्या आपने या आपके किसी परिचित ने कोई पक्षी पाला है, और अगर पाला है तो उसकी देखभाल, उसका लालन पालन कैसे किया जाता होगा, यह आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। अगला प्रश्न इस श्रृंखला में यह है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। जब हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करते हैं तो इससे हम केवल उनकी आज़ादी नहीं छीन रहे हैं, अपितु हम पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहे हैं। हम ये जो इकोलॉजी सिस्टम है हमारे आसपास, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हम इसे भी प्रभावित कर रहे हैं। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो वैसे तो आपसे आपके विचार लिखने को कहा गया है, लेकिन फिर भी हम आपको एक थोड़ा सा दिग्दर्शन उत्तर का करवा रहे हैं। आप इस उत्तर का प्रयोग कर सकते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उड़ना उनकी प्रकृति है, जो उनका स्वभाव है। यदि आप उस स्वभाव के विपरीत उनको जीवन जीने पर मजबूर करेंगे तो यह उनकी आज़ादी का हनन है। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं, अर्थात गुलाम बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। जितने ज़रूरी इंसान हैं इस पर्यावरण के लिए, उतना ही कोई छोटे से छोटा जीव भी है। चींटियाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और पक्षी भी उतने ही महत्वपूर्ण है। एक हाथी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक शेर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक गाय भी उतनी महत्वपूर्ण है, एक सूअर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सारे जीव, हम मनुष्य और ये सारे जीव जंतु मिलाकर इस पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। अब यदि हमने पक्षियों की आज़ादी का हनन किया, उन्हें पिंजरे में बंद किया, तो वो गुलाम तो होंगे ही सही हमारे, इसके अलावा हम पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहे होंगे, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का भी सहयोग रहता है। कैसे रहता है इसे देखें। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जो फूड चेन है हमारी, पक्षी उसे नियमित करने में बहुत बहुत सहयोग करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। अभी हालिया दिनों में आपने समाचार पत्रों में या न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ जगहों पर कोरोना की महामारी के साथ साथ टिड्डों का हमला भी हुआ। तो पक्षी वे हैं जो इन टिड्डों को खाते हैं। अब सोचिए, यदि पक्षी पिंजरों में कैद रहेंगे और बाहर पर्यावरण में कोई ऐसा प्राणी मौजूद नहीं है जो इन टिड्डों को खाए, तो ये टिड्डे हमारी फसल को नष्ट कर देंगे। पक्षी उन टिड्डों को खाकर इस पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अब देखिए, पक्षी टिड्डों को खाकर पर्यावरण को संतुलित करते हैं, पर्यावरण में टिड्डों की संख्या को संतुलित करते हैं, और टिड्डे वे भी उतने ही महत्वपूर्ण है। टिड्डे घास को खाकर पर्यावरण को संतुलित करते हैं। यदि टिड्डे नहीं होंगे तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि यह जो संसार है, सुंदर संसार, ये जंगल जैसा लगने लगेगा।
तो इसलिए चाहे छोटे से छोटा टिड्डा हो, छोटे से छोटा पक्षी हो, हम बड़े मनुष्य हों, एक बड़ा हाथी हो या छोटी चींटी हो, ये सारे प्राणी किसी न किसी रूप में पर्यावरण के संतुलन में सहायक हैं, सहयोगी हैं। इसलिए हमें इनमें से किसी की भी आज़ादी में बाधक नहीं बनना चाहिए। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? द प्रेजेंट लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारी जो वर्तमान जीवन शैली है, जिस लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, और शहरीकरण, यह जो नगरीय व्यवस्थाएं, नगरीय सभ्यताएं फैल रही हैं चारों ओर, क्या ये पक्षियों के लिए घातक हैं, खतरनाक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पक्षियों के बिना अगर वातावरण होगा, पर्यावरण होगा, तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो वास्तव में तो यह एक गतिविधि का प्रश्न है, एक्टिविटी का प्रश्न है। एक छोटी डिबेट, एक छोटी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसमें एक विद्यार्थी इस विषय के पक्ष में बोलेगा, एक विद्यार्थी इसके विपक्ष में बोलेगा। आइए हम एक अनुमान ले लेते हैं कि क्या क्या वे बिंदु हो सकते हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान। यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहर में औद्योगिकीकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। पहले जंगल थे, पेड़ थे, पक्षी अपने घोंसले बनाते थे, पक्षी स्वतंत्र रहते थे, लेकिन अब हमने उन पेड़ों को काट काट कर उनकी जगह पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं। अब पक्षियों, उड़ते हुए पक्षियों को ठहरने के लिए कोई आसरा, कोई ठिकाना हमने नहीं छोड़ा है। और इसके साथ साथ हमने औद्योगिकरण कर दिया है वातावरण का। हर जगह शहरों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कल कारखाने लगे हुए हैं, जो लगातार अपनी चिमनियों से जहरीली गैसें उगल रहे हैं और वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। हमने पानी को भी प्रदूषण से नहीं छोड़ा, प्रदूषण मुक्त नहीं रखा, वह भी प्रदूषित कर दिया। अब पक्षी उसी हवा में सांस ले रहे हैं जो जहरीली है और उसी पानी को पी रहे हैं जो प्रदूषित है, तो यह पक्षियों के लिए हानिकारक है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों और हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। मैं इसके बारे में पूर्व में आपको बोल चुका हूँ। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। जब पेड़ नहीं होंगे तो उन पेड़ों की वस्तुओं पर, जिन पर पक्षी आश्रित हैं, वे उन्हें प्राप्त नहीं होगी। उन्हें खाद्य पदार्थ, खाने पीने के सामान नहीं मिलेंगे, फल फूल नहीं मिलेंगे। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी। हमारी जो फूड चेन है, हमारी जो आहार श्रृंखला है, वह पक्षियों से रहित वातावरण में प्रभावित हो जाएगी। पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। तो यहाँ नीचे एक नोट दिया जा रहा है, एक फुटनोट है कि ये वे बिंदु हैं, ये वे महत्वपूर्ण बातें हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, आवास यानी घोंसला बनाया है, और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप किसी घर में रह रहे हैं, वहाँ उसी घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया और किसी कारण से आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, आप स्विच कर रहे हैं अपना मकान, तो उस पक्षी के लिए क्या प्रबंध करेंगे? उस घोंसले में रहने वाले पक्षियों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होगा? यह बोध यहाँ आपको कराने का प्रयास किया गया है। आइए उत्तर देखते हैं। यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो
और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा लें, तब तक घोंसलों को न छेड़ा जाए। हमें जाना पड़ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उस घर से तब तक न जाएं जब तक कि घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे न निकल आएँ और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा दें, ताकि जब हम जाएं तो वे भी वहाँ से उड़ सकें। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और न छेड़ें तथा उनका ध्यान रखें। और मान लीजिए किसी कारण से अपरिहार्य हो गया जाना, हम टाल नहीं सकते जाने को, तो फिर जो भी नया परिवार उस मकान में आ रहा है हम उससे मिलकर उन्हें समझाएंगे, उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करेंगे, उन्हें राज़ी करेंगे इस बात के लिए कि वे उन घोंसलों को नहीं छेड़ेंगे और उन पक्षियों को जिस हाल में वे हैं उस हाल में रहने देंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे। विद्यार्थियों, ये अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है। आपके पास इसका अन्य उत्तर भी हो सकता है। हमने यथामति इस प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और यदि आप अपने अनुमान कल्पना से कोई और बेहतर उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आइए विद्यार्थियों, हम प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में उपांतिम पड़ाव पर हैं। भाषा की बात खंड के प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। यहाँ हम सामान्य रूप से व्याकरण संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। यह जो स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी शब्द यहाँ प्रयोग हुए हैं, इनमें जो रेखांकित शब्द हैं स्वर्ण और लाल, ये गुणवाचक विशेषण है। स्वर्ण गुणवाचक है श्रृंखला के लिए और लाल यह भी गुण बता रहा है किरण का कि किरण लाल है, तो इन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। हमें कहा है कि हम कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखें। स्क्रीन पर आपके सामने कविता से ढूंढकर लिखे गए 3 उदाहरण हैं। कनक तीलियाँ, कटुक निबौरी, तारक अनार। यहाँ देखिए, तीलियाँ, निबौरी और अनार यह तीनों शब्द विशेष्य हैं, जबकि कनक, कटुक और तारक यह इन विशेष्य के लिए विशेषण का काम कर रहे हैं और यह चूंकि इनके गुण बता रहे हैं। तीलियाँ कैसी हैं? कनक हैं, स्वर्ण की हैं। निबौरी का गुण क्या है? कटुक होना, कड़वा होना। अनार का गुण क्या है? कि वह तारे जैसा लग रहा है। तो यह गुणवाचक विशेषण है। ऐसे 3 विशेषण हमें ढूंढने को कहा गया था। आपके सामने ये विशेषण प्रस्तुत हैं। आइए विद्यार्थियों, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। जो 6 समास हम पढ़ते हैं उनमें से एक समास है द्वंद्व समास। इस भूखे प्यासे शब्द में वह द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। ये जो डैश लगा हुआ है इसे सामासिक चिन्ह कहा जाता है। इसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे का अर्थ होगा भूखे और प्यासे। समास में यही होता है, 2 शब्दों के बीच आए हुए व्यवधान के शब्दों को हटा करके उन 2 शब्दों को मिला दिया जाता है। जैसे भूखे और प्यासे, इन दोनों के बीच जो और है उसको हटा दिया और शब्द बना दिया भूखे प्यासे। अब यह द्वंद्व समास क्यों है? यह द्वंद्व समास इसलिए है क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों पदों का अर्थ, भूखे इसमें पहला पद है और प्यासे इसमें पहला पद है। तो यहाँ जब ये शब्द मिलकर एक बन जाएंगे तो इनके अर्थ नहीं मिलेंगे, अर्थ स्वतंत्र ही रहेंगे। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा प्यासा जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि वह भूखा और प्यासा दोनों है। इस प्रकार के अन्य 10 उदाहरण खोजकर लिखिए। तो हमने जाना कि द्वंद्व समास में दोनों पदों का समान अर्थ होता है, समान रूप से महत्वपूर्ण अर्थ होता है और इनके बीच के आए हुए व्यवधान शब्द को हम सामासिक चिन्ह से रिप्लेस कर देते हैं। आइए, हमें 10 उदाहरण और ढूंढने को कहा गया है। आपके लिए 10 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। दाल रोटी, इसका विग्रह होगा दाल और रोटी। अन्न जल, इसका विग्रह है अन्न और जल। पाप पुण्य, इसका विग्रह होगा पाप और पुण्य। तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। जब भी कभी इस तरह का शब्द आए तो इस सामासिक चिन्ह को हटाकर
हमें केवल और जोड़ देना है। और अगर हमें विग्रह दिया हुआ हो तो विग्रह में आए हुए इस मध्य के शब्द को, व्यवधान शब्द को हटाकर हमें सामासिक चिन्ह जोड़ देना है। सुबह शाम, सुबह और शाम, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह का जो समास होता है जिसमें और को सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह से बदल दिया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस द्वंद्व समास में आए हुए दोनों पदों का बराबर महत्वपूर्ण अर्थ होता है, अर्थात दोनों ही पदों का अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। इसके और भी उदाहरण मैं समझता हूँ आपको स्मरण आ रहे होंगे, तो आप उन उदाहरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कि आप यही उदाहरण लिखें, यदि आपको और बेहतर उदाहरण याद आ रहे हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंत में अब आपसे निवेदन है कि इन प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में सफाई से, बिना वर्तनी की गलती के, यानी बिना मात्राओं की गलती के, सुंदर हस्तलेख में व्यवस्थित रूप से का अर्थ है उचित दूरी शब्दों के बीच और पंक्तियों के बीच रखते हुए लिखें। इन्हें हम बाद में चेक करेंगे। धन्यवाद।